हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। देखिए, ऐसे ही आएगा 2025 में इंग्लिश का पेपर। तो मेरे 2025 वाले स्टूडेंट अब जाग जाओ, समय नहीं है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको पूरे पेपर को बताने वाला हूं कि आखिर इस बार आपका पेपर कैसा आएगा, और पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी का टारगेट है कि इस बार हम लोग 12th इंग्लिश में 100 में 100 लेकर आए। एक भी नंबर हम नहीं कटने देंगे। पूरे पेपर के सॉल्यूशन को मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, इंग्लिश मेरा कमजोर है, इंग्लिश में क्या होगा, अरे वही होगा जो खुदा चाहेगा। देखो, 2025 इंग्लिश पेपर कोड 316 AB ऐसे दिया रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का रहेगा। देखो, मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जो आता है सब कुछ बताऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, करके दिखाओ तब माने। तो देखो, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए रहेंगे, निर्देश। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी। मतलब ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, एंड सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, 4th नंबर देखो, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने दिया गया है। तो ये कुछ निर्देश होते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। आप लोग करना क्या, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं जो भी क्लासेस दूंगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसमें मेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए रीडिंग। ऐसे ही अगर आपको और भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो कमेंट करो भैया, कमेंट आप ही के लिए है। सेक्शन ए आपका रीडिंग होगा भैया, ये 15 नंबर का आता है, और सिर्फ इसमें होता है एक अनसीन पैसेज। देखो, यहां से लेकर यहां तक एक पैसेज दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, आपको 15 नंबर मिलेगा। इसको मैं बताऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ, टेंशन नॉट जब तक है हम। फर्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आप इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए और इसके नीचे जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर दो। अब क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं बाजार से नहीं लाना है, आपको इसी पैसेज में उसका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढेंगे, हम बताएंगे, टेंशन मत लो। तो पहले इस पैसेज को हम पढ़ेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। देखो क्या है, सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग क्या है सोचते हैं, दैट की, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं दैट की द एम, उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, इज मियरली, वो केवल टू गिव नॉलेज, ज्ञान देना है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है। ठीक है, दीज पीपल, वे लोग, वांट्स, चाहते हैं, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को, टू रीड, वो पढ़ें, बुक्स, किताबें, एंड और डू नथिंग एल्स, और कुछ ना करें। ठीक है, तो वे लोग चाहते हैं कि छात्र किताबें पढ़ें और कुछ ना करें। ठीक है, बट लेकिन ऐड, बढ़ाएं, टू देयर नॉलेज, अपने ज्ञान को, लेकिन वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है, और ये लोग चाहते हैं, दीज पीपल वांट्स स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट ऐड टू देयर नॉलेज। और ये लोग चाहते हैं कि छात्र किताबें पढ़ें और कुछ ना करें बल्कि अपना ज्ञान बढ़ाएं। देखो, मैं हिंदी मीनिंग आपको बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि भाग जाओ आप बीच में छोड़ के, पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अदर बिलीव्स, कुछ लोगों का मानना है, दूसरों का मानना है, दैट की नॉलेज, ज्ञान एलोन, ये अकेले, इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दूसरों का मानना है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट, केवल वही, व्हिच, जो, इनेबल्स का मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, इनेबल्स का मतलब बनाए रखना भी होता है। ए मैन, एक आदमी को, टू अर्न यानी कि कमाने में, हिज लिविंग, अपनी जीविका, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, वो शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मतलब दूसरों का ये मानना है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। देखो, अदर बिलीव दैट,
दूसरों का ये मानना है नॉलेज अलोन नॉट इनफ, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट व्हिच इनेबल्स ए मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। जो मनुष्यों को जीविका कमाने में सक्षम बनाए वो शिक्षा कहलाती है। मतलब आप बहुत पढ़ लें और आप कमाई ना कर पाए तो भैया बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। तो जो आपको कमाई का जरिया प्रदान करे, आपकी जो नॉलेज है वही शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। सच पीपल, ऐसे लोग, फिर भी अन्य लोग थिंक सोचते हैं दैट की ब्रेड, रोटी इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है देन एनीथिंग एल्स, किसी अन्य चीज से, ठीक है। फिर भी ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। स्टिल अदर पीपल, स्टिल फिर भी अदर पीपल, अन्य लोग, दैट की एजुकेशन जो शिक्षा है शुड एम, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए सॉलिडली एक्ट मेकिंग, मतलब बनाना गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक, एंड गुड पैट्रियट्स, और अच्छे देश भक्त। फिर भी अन्य लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। ऑल दीज पीपल, ये सभी लोग सी देखते हैं ओनली वन, सिर्फ एक, ऑफ सेवरल पर्पज, यानी कि अनेक उद्देश्यों को, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के। ये सभी लोग शिक्षा के अनेक उद्देश्यों में से केवल एक ही उद्देश्य देखते हैं, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में एजुकेशन, शिक्षा, शुड एम, उसका एम होना चाहिए एट थ्री थिंग, तीन चीजें टुगेदर, एक साथ। वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य तीन चीजें एक साथ होना चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, ठीक है, इट शुड, इसे गिव, इसे देना चाहिए मैन नॉलेज, आदमियों को ज्ञान, इसे पुरुषों को ज्ञान देना चाहिए। मेक, बनाना चाहिए देम, उन्हें सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर, एंड और एबल, सक्षम, टू सर्व, यानी कि सेवा करने के लिए, अदर, दूसरों का, ठीक है। यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए, ये शिक्षा है, ठीक है। एजुकेशन, नॉलेज शुड नॉट प्रोड्यूस, यानी कि उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिटीजन्स, उन नागरिकों को हु, जो, व्हाइल, जबकि, ठीक है, ऐसे पुरुषों, मतलब इसका कहना है कि शिक्षा में ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए। देखो, एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन, शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए जो व्हाइल दे वे लव, प्यार करें, दियर, अपने ओन फ्रीडम, अपने स्वयं की आजादी का, टेक अवे, और भाग जाएं, द फ्रीडम ऑफ अदर, दूसरों के आजादी से, ठीक है। तो शिक्षा से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होने चाहिए जो अपनी आजादी तो पसंद करें लेकिन दूसरों की आजादी छीन ले, ऐसे नागरिक नहीं पैदा होने चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस, इसे पैदा करना चाहिए मैन, उन आदमियों को हु, जो लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करें, बट, लेकिन, हु डू नॉट वांट, जो नहीं चाहे, हार्म, हानि पहुंचाना, अदर कंट्री, दूसरे देशों को, ठीक है। जबकि शिक्षा देश को ऐसे नागरिक का निर्माण करना चाहिए जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन जो दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसे नागरिक को पैदा करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हिंदी मीनिंग बता दिया, थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो, ए वाला हमारा है, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, एक एक वर्ड को आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, ए है What should be the aim of education, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो देखो इसका आंसर मैं ढूंढता हूं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। देखो, यहां से आप लिख दीजिए इट शुड गिव मैन नॉलेज, मतलब इसका उद्देश्य होना चाहिए इट शुड गिव, इसे देना चाहिए मैन नॉलेज, आदमियों को ज्ञान, मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, एंड और एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरे की सेवा करने में सक्षम बनाना चाहिए। मतलब शिक्षा का उद्देश्य लोगों को ज्ञान देना होना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उनको दूसरों की सेवा करना चाहिए, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और इसका आंसर दे देना, सिंपल सा है। देखो, बी वाला, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मतलब रोटी किसी भी अन्य चीज की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं तो क्यों। देखो 3 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ, मतलब रोटी किसी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा है, ध्यान से समझना, यहां पर देखो, अदर बिलीव्स दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट व्हिच इनेबल्स ए मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन कॉल्ड एजुकेशन, मतलब वो चीज जो एक आदमी को उसकी जीविका
प्रदान करे वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। देखो रोटी सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटी ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वो चीज जो हम लोगों को जीविका हमारी प्रदान करे वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, सी देखो, व्हाट टाइप ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, मतलब शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के मनुष्यों का उत्पादन होना चाहिए। तो देखो यहां पे लिखा है, इट शुड प्रोड्यूस मेन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, मतलब इसको ऐसे लोगों को पैदा करना चाहिए जो अपने देश से प्यार करें और दूसरे देश को हानि ना पहुंचाएं, ऐसे लोगों को पैदा करना चाहिए हमारे कंट्री को। ठीक है, देखो 9 नंबर हमारा कंप्लीट, 3-3 नंबर हम कंप्लीट करते चल रहे हैं। देखो आपको पैसेज को इसको पढ़ना है ध्यान से, तभी तो मैंने इतना टाइम दिया इसका हिंदी मीनिंग बताने में आपको, ताकि हमें आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता है फिर भी आप इसका आंसर लिख देंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। ठीक है, डी देखो, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, मतलब इतने का आपको व्याख्या करना है भैया, अपने शब्दों में कर दो। देखो हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, मतलब जो अपने देश से प्यार करता है लेकिन जो दूसरों देश को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा अपने तरफ से मिक्सअप करके इसको लिख देना है, जैसे कुछ स्टाइल से लिख दो। ठीक है, कुछ ऐसे लिख दो कि प्रॉब्लम ना हो, जैसे दिस फ्रेज मीन, इसका मतलब है द एजुकेशन शुड एम टू प्रोड्यूस, मतलब थोड़ा सा आपको बना चढ़ा के लिख देना, काम हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन लिखकर बता दूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना सर पेपर सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन करके कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। ठीक है, ये देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन इंडिपेंडेंट, इस पैसेज में किसका मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो कहीं फ्रीडम होगा, देखो इसमें कहीं फ्रीडम है, ये देखो इंडिपेंडेंट का मतलब भी होता है, क्या होता है इंडिपेंडेंट का मतलब, किसी को पता है। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, और फ्रीडम का मतलब भी होता है स्वतंत्रता। तो देखो यहां पे लिखा था व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन इंडिपेंडेंट, तो फ्रीडम का मतलब आप फ्रीडम डायरेक्ट लिख दीजिए। देखो 3 नंबर के आएंगे, 3 वोकेबुलरी। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन एम, इस पैसेज में किसका मतलब एम है। ठीक है, तो देखो एम हमने अभी इसमें देखा था पर्पस, देखो कहीं पर्पस होगा, उसी पर्पस का मतलब एम होता है। देखो इसमें कहीं पर्पस है, आपको ढूंढना है भैया, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कहीं दिखता है तो आप लोग हमको पुकारना। ठीक है, पर्पस कहाँ है भैया, कहीं तो होगा ही, ढूंढते हैं। पर्पस, पर्पस चलो हम ढूंढ के आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखो भैया ध्यान से अपनी नजरों को गड़ा के पर्पस लिखा है। तो एम जो है, एम का मतलब लक्ष्य होता है, पर्पस का मतलब भी उद्देश्य ही होता है। एम का मतलब भी उद्देश्य या लक्ष्य, पर्पस का मतलब भी उद्देश्य या लक्ष्य। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला, राइट द नाउन ऑफ वर्ड बिलीव, बिलीव का आपको नाउन फॉर्म में वर्ड लिखना है। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास। ठीक है, तो विश्वास का नाउन अगर हम लिखें तो उसका होगा बिलीफ, बिलीफ का मतलब भी होता है विश्वास। ठीक है, तो ये बिलीव का नाउन फॉर्म है। ठीक है, बिलीफ, समझ में आया। तो ऐसे आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है भैया, 15 नंबर आपको एग्जामिनर देगा, कहेगा ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। तो आपको पहले पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो 5 क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढना है और ढूंढ ढूंढ के लिखना है। हो गया हमारा अनसीन पैसेज 15 नंबर कंप्लीट, और सेक्शन ए भी कंप्लीट हुआ। देखो ये सेक्शन ए रीडिंग था। चलिए नेक्स्ट, अब देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सेक्शन बी हमारा राइटिंग है। इसमें होगा क्या, 10 नंबर का आर्टिकल आएगा, 10 नंबर का लेटर आएगा, 20 नंबर का ये सेक्शन होता है। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। जल्दी जाओ यूट्यूब पे, अभी वीडियो देखने के बाद सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, इतना लिखोगे भैया आप आर्टिकल्स का बौछार हो जाएगा। आर्टिकल लिखते कैसे हैं, आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास दे दिया है। अब मत कहना सर आर्टिकल आपने नहीं बताया,
सर्च करो मिल जाएगा। तो आपको इन तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना 100 से 150 वर्ड में। जैसे द बुक व्हिच यू लाइक मोस्ट, वो किताब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व। सी, प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि समाज में माँ का स्थान। भाई माँ का स्थान तो दिल में होता है। तो आपको आर्टिकल लिखना कैसे, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर लिखना। देखो आर्टिकल या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखिए, हेडिंग डाल डाल के 3 4 5 हेडिंग में, या फिर आप पैसेज वाइज लिखे, 1 पैसेज 2 पैसेज 3 पैसेज। ऐसा नहीं है कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल, ये गलत है। आपको पैसेज छोटे छोटे पैसेजेस में लिखना है, ये सही तरीका है। तो मैंने इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया, जाकर देख लो मेरे दोस्त, नहीं तो बाद में पछताओगे। तीसरा लेटर, ठीक है, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करते हुए टू हिम, उसे, द इंपॉर्टेंस महत्व ऑफ मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह चलने का, एंड और बैलेंस संतुलन बनाए रखें, डाइट, डाइट का फॉर कीपिंग, रखने के लिए, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। यानी कि कहा जा रहा है आपसे कि अपने छोटे भाई को समझाते हुए पत्र लिखिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर और संतुलन आहार कितना महत्वपूर्ण है। मतलब सुबह का सैर और एक बैलेंस डाइट आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझाते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है, दूसरा आप कर लो। देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला अधिकारी जी को कंप्लेनिंग, मतलब कंप्लेन करते हुए, अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट लॉग टाइम ब्रेकडाउन, यानी कि लंबे समय तक बिजली गुल होने का, पावर सप्लाई आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में बार बार लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत करते हुए जिला अधिकारी को, जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखो। तो भैया लेटर का भी मैं वीडियो आपको दे चुका हूं, आप लोग YouTube पे जाके सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर। मैंने 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर बताया है, कैसे लेटर लिखना है वो भी मैंने बताया है। तो जाकर देखो, फटाफट सर्च करो, वीडियो देख लो, उसके बाद जाके जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं सब कुछ सर्च करके देख लेना, सब कुछ मैं प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, अब सेक्शन सी पे आएंगे भैया, इसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और देना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रामर है। ठीक है, देखो इसमें 4th क्वेश्चन है, ये 25 नंबर का सेक्शन सी आता है, ये ध्यान रखना। इसमें देखो चूज ये करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव कम मिलेगा। जैसे देखो ए है, ये पर्सन, ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये पर्सन, वो व्यक्ति हु, जो, डज नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करता, इन द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में, ऑफ गॉड, ईश्वर के। तो वो व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट है ईगोटिस्ट, सेकंड है एल्ट्रिस्ट, थर्ड है एथिस्ट, फोर्थ है इमिग्रेंट। भैया उसको एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। जो देखो ईगोटिस्ट का मतलब अहंकारी, अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी, एथिस्ट का मतलब नास्तिक, और इमिग्रेंट का मतलब प्रवासी। तो भैया उसको हम एथिस्ट बोलते हैं, जो भगवान के पर, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसको एथिस्ट बोलते हैं। यानी कि एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। बी देखो, द फ्रेज होल्ड गुड मीन्स, होल्ड गुड फ्रेज का मतलब क्या होगा? ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसका मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट है हैप्पी, यानी कि खुश, ठीक है, जो आपको रहना चाहिए। दूसरा है थॉटफुल, यानी कि विचारशील। थर्ड है इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी। और फोर्थ है होपफुल, यानी कि आशावान। तो भैया इसका क्या होगा? होल्ड गुड जो मतलब है इसका होगा इफेक्टिव, यानी कि प्रभावी। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा सी। अब सिनोनिम्स पे आते हैं भैया। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हैं। जैसे देखो द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का सिनोनिम क्या होगा? डेस्टिनी का मतलब होता है नियति या भाग्य। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फर्स्ट है डिफीट, डिफीट का मतलब हार। सेकंड है फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य। थर्ड है विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय। फोर्थ है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। तो भैया फॉर्च्यून होगा इसका सिनोनिम्स। डेस्टिनी का मतलब भी भाग्य या नियति, फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य या नियति। तो देखो दोनों के अर्थ समान है लेकिन वर्ड अलग अलग है, इसी को बोलते हैं समानार्थी शब्द, जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डी देखो ये सिंटैक्स है। नो सूनर हैड ही कम हियर, वह यहां आया ही था। व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम, कि उसके पिता ने उससे बात की। व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? फर्स्ट है टू, सेकंड है व्हेन, थर्ड है हैड, फोर्थ है हियर। भैया इसमें व्हेन में गलती है, यहां पे व्हेन नहीं रहेगा, व्हेन के जगह पर देन रहेगा।
ठीक है। नो सूनर हैड ही कम हियर देन हिज फादर टॉक टू हिम, यानी कि वो यहाँ आया ही था कि उसके पिता ने उससे बात की। यहाँ पे व्हेन के जगह पे देन कर देना मेरे दोस्त। ई देखो द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज, अब एंटोनिम आ गया। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, जैसे आप लोग हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। फर्स्ट है ब्रेव, सेकंड है कवर्ड, थर्ड है ट्रेटर, फोर्थ है ऑनेस्ट। ब्रेव का मतलब बहादुर, कवर्ड का मतलब डरपोक, ट्रेटर का मतलब गद्दार और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो भैया इसका ट्रेटर होगा। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, पैट्रियट का मतलब देशभक्त जो देश से प्रेम करता है, और ट्रेटर का मतलब गद्दार जो देश से गद्दारी करता है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। तो 5 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 10 नंबर आपका मिल गया। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड आपका सिंटैक्स था, ठीक है। अब चलते हैं मेन ग्रामर पे भैया। यहां से 5 से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब स्टार्ट होता है। देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करो। इसको हम करेंगे भैया, हमारा काम है। देखो आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, ये देखो शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, ठीक है। लेट अस हैव सम म्यूजिक, मतलब क्या कहा जा रहा है, आइए हम कुछ संगीत बजाएं। अब बताइए ये कौन सा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट अस से स्टार्ट हुआ है। तो इसका रूल क्या होता है? देखो पहले लिखेंगे सी। अब देखो यहां पे सजेस्ट किया जा रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है आइए कुछ संगीत बनाए, तो सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड लिखेंगे। अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते, ऑर्डर दिया जाता ऑर्डर लिखते, एडवाइस दिया जाता एडवाइस लिखते। तो सी सजेस्टेड अस। अगर आपका सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है और वो इंपरेटिव है तो आपको बीच में कंडक्शन डैट लगाना है, और बी शुड या दे शुड का यूज कर सकते हैं। तो हम बी शुड लगाएंगे, बी शुड, ठीक है, बी शुड हैव सम म्यूजिक, हैव सम म्यूजिक, ठीक है, बस हो गया। ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड अस। अगर आपका लेट अस से स्टार्ट हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस तो बीच में कंडक्शन डैट लगा, और बी शुड या डे शुड का यूज करो अगर लेट अस से होगा तब, ठीक है। लेट बी शुड हैव सम म्यूजिक। दूसरा देखो, दूसरा वाला भैया थोड़ा सा बड़ा है। आप लोग कहेंगे सर जी इतना बड़ा भी आता है? देखो भैया हमेशा नहीं आता, कभी कभी दिया जा सकता, लेकिन ये बहुत कम। देखो कई सेंटेंस है इसमें। फादर सेड टू हिज सन एंग्रली, यानी कि पिता ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी इन माई स्लीप, तुमने मुझे नींद में क्यों परेशान किया। लीव द रूम एट वंस, तुरंत कमरा छोड़ दो, एंड डू नॉट कम हियर अगेन, और दोबारा यहां मत आना। देखो भैया पिताजी हैं, वो हमेशा के लिए छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, अपने बच्चे को घर छोड़ने के लिए थोड़ी ना कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फादर सेड टू सन एंग्रली, यहां पे देखेंगे तो आप इंट्रोगेटिव भी है, व्हाई लगा है, और लीव द रूम एट वंस, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, वो निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इंपरेटिव भी है। इसको कैसे करेंगे? देखो इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन गलती से यहां पे आ गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको करेंगे। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। फादर लिखेंगे, फादर तो रहेगा ही, ठीक है। अब फादर जी ने स्कोल्ड किया है, डांटा है, लीव दैट रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन, तुरंत कमरा छोड़ दो और यहां दोबारा कभी मत आना, दोबारा मत आना, ठीक है। तो यहां पे फादर स्कोल्डेड लिखेंगे क्योंकि उन्होंने डांटा है बच्चे को, ठीक है, छोटे बच्चे को। अब किसको डांटा है? हिम, उसे, ठीक है। एंग्रली, देखो एंग्रली आपका यहां पे रहेगा, एंग्रली, एंग्रीली। देखो फादर स्कोल्डेड हिम एंग्रीली, देखो हिज सन भी लिख सकते हैं या हिम लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंग्रीली, ठीक है। एंड और लगाइए, और उन्होंने पूछा भी है, देखो पूछा नहीं है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया है तो यहाँ पे आस्क्ड लगा लेंगे। देखो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए क्योंकि इतना बड़ा आता नहीं है, मैं बता देता हूं, ठीक है। एंड आस्क्ड। अब आप लोग ये हुआई वाला आप लोग कीजिए, हुआई, ठीक है, हुआई। अब देखिए ये कौन सा टेंस है आपका, टेंस तो आपका इंट्रोगेटिव है, तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया। ये टेंस आपका कौन सा है? हैव यू डिस्टर्ब, हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो व्हाई यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हिम, देखो हिम है ऑब्जेक्ट, या हिज सन है तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे, व्हाई ही, ठीक है। अब हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे डिस्टर्ब्ड, ठीक है, डिस्टर्ब।
मी था, मी बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा फादर से, फादर के लिए हम ये केस यूज करेंगे हिम, ठीक है, क्योंकि फादर जी हैं तो हिम यूज कर लिया। इन हिज स्लीप लिखेंगे, इन माई के जगह पर भी हिम हिज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा, इन हिज स्लीप, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर उन्होंने निर्देश दिया है, ठीक है, कि आप कमरा तुरंत छोड़ दो, तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ही इंस्ट्रक्टेड, ही इतना बड़ा नहीं आएगा भैया, बस मैं बता देता हूं इसको थोड़ा सा, ही इंस्ट्रक्टेड हिम, ठीक है। अब देखो टू लगा के ये आप लिख दीजिए, क्योंकि ये आपका इंपरेटिव है, टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू कम बैक, ठीक है, बैक अगेन। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि आप लोग डर जाइए इसको देख के, देखो भैया इतना बड़ा आएगा नहीं, इसमें दे दिया गया था तो मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, एक ही करना है, ये ध्यान रखना, दोनों नहीं करना है आपको, मैंने दोनों कर दिया लेकिन एक ही करना है। बी देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर का ये भी रहेगा। ये सिंथेसिस है, मतलब सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे फर्स्ट है, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ये सेफ, माई मदर मेरी माता जी कीप्स रखती हैं हर ऑर्नामेंट अपने आभूषण इन ये सेफ एक तिजोरी में, तो मेरी माता जी अपने आभूषण एक तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, ठीक है। इसको आपको इनटू ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। देखो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एक आपका ये है यहां तक और दूसरा यहां तक, 2 फुल स्टॉप है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाओ, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो ब्रैकेट में दिया गया है, बट इसका मीनिंग ना बदले। तो माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ये सेफ, मेरी माता जी अपने आभूषण एक तिजोरी में रखती हैं, दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है। इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलोगे, तो देखो इसको करना कुछ नहीं है, हम इसको बदलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला कैसे बदलेंगे ध्यान से समझना, आप पहले इसको लिखिए, दिस इज द सेफ, दिस इज द सेफ, ठीक है। इन व्हिच, फिर इन व्हिच लगाइए, इन व्हिच का मतलब जिसमें, ठीक है, इन व्हिच माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट, ठीक है। तो दिस इज द सेफ, ये वही तिजोरी है, इन व्हिच जिसमें माई मदर कीप्स मेरी माता जी रखती हैं हर ऑर्नामेंट अपने आभूषण को, तो ये वही तिजोरी है जिसमें मेरी माता जी अपने आभूषण को रखती हैं, तो इन व्हिच मैंने लगा दिया, ये आपका हो गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आया। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं क्या है। अब दूसरा वाला देखो स्टूडेंट क्या है, ए वेरी हेल्दी मैन, एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी, केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास आया, मतलब कल एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको भी बदलना है, कैसे बदलोगे, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, दूसरा, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, ए वेरी हेल्दी, ये वेरी हेल्दी, ठीक है, मैन who came to me yesterday, ठीक है, yesterday, ठीक है, was blind, ठीक है। इसको इस प्रकार से बनाएंगे। क्वेश्चन था आपका कि ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वाज ब्लाइंड, एक बहुत स्वस्थ आदमी कल मेरे पास आया, वो बहुत अंधा था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये वेरी हेल्दी मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, यानी कि एक बहुत हेल्दी आदमी जो कल मेरे पास आया वो अंधा था। ये दूसरी तरीके से मैंने हु लगा के कर दिया भैया, कॉम्प्लेक्स में बदला जा चुका है। बस ऐसे ही आपको करना, इसमें कुछ खास है नहीं। तो हमारा ये सिंथेसिस भी फिनिश हुआ। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ऐसे एक एक को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, क्लास लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आपको ध्यान से समझना है। सी वाला है भैया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सी वाला ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, 2 नंबर का ही आता है। जैसे देखो फर्स्ट है, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल,
ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। देखो एक्टिव से पैसिव भी दिया जा सकता है, पैसिव से एक्टिव भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ही वाज अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट किया गया, ठीक है, एज ए साइंस टीचर, एक साइंस टीचर के रूप में, बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा। तो उन्हें प्रिंसिपल द्वारा विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त करना, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखो जो बाई लगाकर लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो प्रिंसिपल हम पहले लिखेंगे, सॉरी द प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो यहां पे वाज लगा है भैया, देखो ही वाज, तो वाज लगा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है। देखो हिम, यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट था, इसको ही सब्जेक्टिव केस में लिख दिया गया है, ये हिम रहेगा, ठीक है। तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर, एज साइंस टीचर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भैया एक्टिव वॉइस, ठीक है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर। अब इसको अगर आप लोग पैसिव वॉइस में बदले तो देखो प्रिंसिपल ने उसको साइंस टीचर के रूप में नियुक्त किया। तो यहां पे किसको, उसे, तो ये हिम ऑब्जेक्ट है, ये ही में बदलेगा, वाज लगेगा, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय टीचर, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो चुका है। दूसरा देखो, दूसरा ध्यान से समझना। दूसरा, सी इज टू फैट टू रन इनटू निगेटिव, इसको निगेटिव में बदलना है, या यहां पे आ सकता है रिमूव टू भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम होगा। तो सी इज टू फैट टू रन, यानी कि वो दौड़ने के लिए बहुत मोटी है, ठीक है, वो दौड़ने के लिए बहुत मोटी है। इसको आपको निगेटिव में बदलना है, या आपको अगर रिमूव टू भी कहा जाए तो भी यही आपको करना है। देखो क्या लिखेंगे, सी इज टू के TWO वाले टू के जगह पर सो लगाएंगे, फिर फैट लगाएंगे, ठीक है, सी इज सो फैट, बीच में लगाएंगे दैट, ठीक है, दैट। अब फिर लिखेंगे सी कैन नॉट रन, ये निगेटिव में बदला जा चुका है, सी कैन नॉट रन, ठीक है, यानी कि वो इतनी मोटी है कि वो दौड़ नहीं सकती, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है, इसको सिंटैक्स बोलते हैं, डी वाला। देखो सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ये किंग, यानी कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई राजा हूं, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है वही सही करके आपको लिखना है, एक ही करना है, मैं दोनों आपको बता देता हूं ताकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे लिखेंगे ही ट्रीटेड मी, ठीक है, एज इफ आई वियर ये किंग, ठीक है। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वियर ये किंग, यानी कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई राजा हूं। तो यहां पे वाज के जगह पर वियर कर देना है, ठीक है, बस सही हो जाएगा, क्योंकि मानो वाला सिस्टम आ गया। दूसरा देखो, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, यानी कि भारत क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने के लिए आश्वस्त है। तो इसको क्या करेंगे, इंडिया लिखेंगे, इज कॉन्फिडेंट लिखेंगे, कॉन्फिडेंट, ठीक है। टू के जगह पर सिर्फ हम ऑफ कर देंगे, टू के जगह पर ऑफ करेंगे, बीटिंग लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा, बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, ठीक है। तो टू के जगह पर ऑफ कर देंगे, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, बस हो गया, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं साइड में, देखो ई वाला थोड़ा सा समझना। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, 2 नंबर का आएगा। मतलब देखो ध्यान से, ये आपका फर्स्ट है कैनवास, दूसरा है कैरियर। मतलब आपको देखो दोनों दिखने में भाई लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, बट इसको आपको सेंटेंस में यूज करना है ताकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसको हम प्रूफ कर सकें, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जैसे इस कैनवास का मतलब होता है ओट मांगना, ठीक है। इस कैनवास का मतलब होता है जो कंपनी होती है कैनवास, ठीक है। तो इसको आपको सेंटेंस में यूज करना, एक मैं करके दिखा देता हूं। ये कैरियर का मतलब होता है अपना कैरियर, ठीक है। ये कैरियर का मतलब होता है वाहक जो ढोते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, जैसे कैसे करना है आपको, कैनवास, ठीक है,
ये ऐसे लिखना है और इसको आपको फंटेंस में यूज करना है। जैसे हम लिख देते हैं कैन वॉशिंग इज essential for winning the election। यानी कि कैन वॉशिंग जो वोट मांगना है इज इसेंशियल आवश्यक है फॉर विनिंग जीतने के लिए द इलेक्शन चुनाव। तो वोट मांगना चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है, बिना वोट मांगे कैसे चुनाव जीतोगे। दूसरा कैनवास, अब कैनवास ऐसे आपको सेंटेंस में यूज करना है भैया, तभी नंबर मिलेगा। ये कैनवास कंपनी है तो आप लोग लिखिएगा, इसका भी यूज कर दीजिएगा। मतलब ये क्वेश्चन आपका इसमें आना चाहिए। आई ऑलवेज यूज, ठीक है, आई ऑलवेज यूज कैनवास शूज फॉर वॉकिंग, ठीक है। मैं हमेशा चलने के लिए कैनवास शूज का यूज करता हूं। तो ये कैनवास आपका आ गया। ऐसे सेंटेंस में यूज करके आप दोनों का मीनिंग डिफरेंट करना है आपको, ठीक है, दोनों ऐसे कर दीजिएगा। अब आते हैं इसी में एक होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 6 नंबर टॉपिक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इतना बड़ा पैसेज दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। 5 नंबर का ये भी, और ये हमारा 25 नंबर का सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी आता है लिटरेचर। ये 40 नंबर का पूरे रहेगा। इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रोज 15 नंबर, पोएट्री 10 नंबर, सप्लीमेंट्री 15 नंबर, टोटल 40 नंबर। देखो 7 का ए है, 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। मतलब आपको 40 शब्दों में इसका आंसर देना है, 8 नंबर आपको मिलेगा। मतलब 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखो ए वाला है, ए का फर्स्ट, ये प्रोज का क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आया। देखो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन, जब चर्च में क्लॉक स्ट्रक 12 बजे, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। देखो आपको चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट करना सर क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ये जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो और लगा है ये वाला कर दीजिए। दूसरा व्हाट डू, क्या करते हैं इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के निवासी, डू फॉर देयर सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो सीमापुरी के निवासी अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, ये हमारा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोनों में से कोई आपको एक करना है, 4 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे बी में भी है, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक करना होगा। देखो हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड, उन्होंने क्या पाया देर वहां एंड, और व्हाट डिड ही प्लान, उन्होंने क्या प्लान किया फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग, यानी कि भविष्य की कार्यवाही के लिए। तो गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने वहां क्या पाया, और भविष्य की कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। ये इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो और लगाए। देखो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको आगे बताऊंगा, एक ही क्लास में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा व्हाट थॉट बियर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी while returning toward home from the meeting place, यानी कि सभा स्थल से, मीटिंग से घर की ओर लौटते समय सोफी के मन में क्या विचार घूम रहे थे। What did she feel on the way, रास्ते में उसे क्या महसूस हुआ। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का, दोनों में से एक कीजिए, 4 नंबर, यानी कि 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। ए और बी में से एक क्वेश्चन करना है, ए में से एक क्वेश्चन, बी में से एक क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, यही प्रोज से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। मतलब 8 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन और 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे प्रोज से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में आंसर देना हो, 7 नंबर का मिलेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक करना होगा। देखो ए वाला, हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस वन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा कैसे जीती गई। डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, गांधी जी एवं अन्य लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन करो। पता है तो करो, नहीं तो बी वाला देखो, व्हाट हैंडीकैप स्टेयर्ड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, कौन सी बाधा डगलस के साथ लंबे समय तक रही। व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फॉर द लाइफ, इसे जीवन से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। ये डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है, ये इंडिगो का है, तो एक करना है, 7 नंबर आपको मिलेगा, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं पोएट्री पे।
पोएट्री में क्या होगा, जैसे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर का रहेगा। मतलब आपको ये स्टैंजा दिया गया इंग्लिश में इतना बड़ा किसी चैप्टर से, इसको पढ़ो। जैसे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट old familiar edge my childhood's fear, but all I said was see you soon mama, all I did was smile and smile and smile। ये my mother at 66 का एक स्टैंजा है, इसको पढ़ना है। उसके नीचे 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, इसका आंसर दीजिए और 6 नंबर आप ले जाइए। ठीक है, स्टैंजा का मैं अलग से क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, इसी में आपका 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया। पोएट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 3 पोएम है, माई मदर इज 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तीनों में से किसी एक पर आप सेंट्रल आइडिया लिखो भैया, आप 4 नंबर ले जाओ। यही 3 सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन्हीं तीनों को तैयार कर लेना, 4 नंबर कंप्लीट। तो 10 नंबर आपका पोएट्री से क्वेश्चन आएगा। सप्लीमेंट्री से भी सेम रहेगा, जैसे प्रोज में था 15 नंबर का रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको लगभग 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। देखो, ए है हु वाज द विजार्ड, ठीक है, मतलब जादूगर कौन था। व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, कहानी में उसकी क्या भूमिका है। नहीं पता तो ये आप कर दीजिए। व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी, द टाइगर किंग। द टाइगर किंग कहानी में ज्योतिषी की क्या भूमिका है। दोनों में से जो आप चाहें कर सकते हैं। बी, हु वाज द पेल फेस ओमेन, पीले चेहरे वाली महिला कौन थी। व्हाट वाज सी डूइंग, वो क्या कर रही थी। पता है तो करो, नहीं तो और लगा है। व्हाई वाज द स्मॉल बेड ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन, यानी कि छोटी घंटी क्यों फंसी और फिर उन्होंने क्या किया। ये आपका 2 सॉल्ट हो गया। ए में आपको 2 में से 1 करना है, बी में भी 2 में से 1 करना, 8 नंबर मिल जाएगा। अब एक लॉन्ग आएगा 7 नंबर का। देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जैसे ए है डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी कि चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल का वर्णन करो। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो 1894 में थे। व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट, वो टिकट क्यों खरीदना चाहते थे। ये द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन है। बी देखो, व्हाट वाज ओ ऑफ द महाराजा, महाराजा की प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ डिड ही फुलफिल इट, उन्होंने इसको कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्होंने किस खतरे का सामना करना पड़ा उनको। ये आपका द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये दोनों में से कोई एक कीजिए भैया, 7 नंबर ले जाइए। तो ये आपका पूरा पेपर है भैया इंग्लिश का। आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन 15 नंबर, सेक्शन बी लेटर और आर्टिकल 20 नंबर, सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर, सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर। टोटल जोड़ा जाए तो 15, 20, 35 और 25 आपका हो जाएगा 60 एंड ये 100 नंबर का पेपर हो गया। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का पेपर था भैया। मैंने सॉल्यूशन भी कुछ दिया, आप लोग पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करना भैया, सबको मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।